नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूँ एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, भारत, इजराइल और पाकिस्तान के बीच संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में हाल ही में जो घटनाक्रम हुआ है वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को समझने के लिहाज से बेहद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी है जो सिविल सेवा परीक्षा, रक्षा अध्ययन या अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय का अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि संयुक्त राष्ट्र क्या है और इसकी भूमिका क्या होती है। संयुक्त राष्ट्र दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना 1945 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद शांति और सुरक्षा बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने और देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके कई अंग हैं जिनमें सुरक्षा परिषद यूएनएससी, महासभा यूएनजीए, मानवाधिकार परिषद यूएनएचआरसी आदि प्रमुख हैं। जब भारत, इजराइल और पाकिस्तान जैसी घटनाएं इन मंचों पर होती है तो उनका वैश्विक संदेश बहुत बड़ा होता है। हाल ही में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर जम्मू कश्मीर मुद्दे को उठाया और भारत पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए। पाकिस्तान की यह पुरानी नीति रही है कि वह हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर मुद्दे को उठाए ताकि वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित किया जा सके। लेकिन इस बार भारत ने बेहद सख्त और स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया। भारत के संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि पवन हरीश ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आतंकवाद को पालने पोसने वाला है, कट्टरपंथ में डूबा हुआ है और जिसकी अर्थव्यवस्था लगातार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ से कर्ज लेकर चल रही है। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान को अपने घर के हालात सुधारने चाहिए और आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए। यह बयान इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत लंबे समय से वैश्विक मंचों पर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के मुद्दे उठाता रहा है और अब इसे खुले तौर पर सबके सामने रखा है। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान का कोई नैतिक अधिकार नहीं बनता कि वह मानवाधिकार पर भाषण दे क्योंकि उसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही ज्यादा खराब है। यह बयान भारतीय कूटनीति के आत्मविश्वास और आक्रामक रुख को दिखाता है। दूसरी ओर इजराइल और पाकिस्तान के बीच भी संयुक्त राष्ट्र में तीखी बहस हुई। पाकिस्तान ने गाजा पट्टी में हो रही घटनाओं और फिलिस्तीनियों पर हो रहे हमलों के लिए इजराइल को दोषी ठहराया और कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन कर रहा है। इजराइल की प्रतिनिधि ने पाकिस्तान पर पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान खुद मानवाधिकार उल्लंघन का बहुत ही बड़ा उदाहरण है और उसे दूसरों को उपदेश देने से पहले अपने यहाँ के हालात सुधारने चाहिए। इस तरह भारत और इजराइल दोनों ने पाकिस्तान पर कड़ा रुख अपनाया। स्टूडेंट्स के लिए यह समझना जरूरी है कि ऐसी घटनाएं केवल देशों की आपसी खींचतानी नहीं होते बल्कि इनसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के कई पहलू सामने आते हैं। उदाहरण के लिए भारत की विदेश नीति में पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव है, यह बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है जिसे कुछ लोग न्यू इंडिया डिप्लोमेसी भी कहते हैं। इस घटना के माध्यम से स्टूडेंट्स यह भी समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच केवल औपचारिक भाषण देने के लिए नहीं है बल्कि यह देश की छवि बनती है और बिगड़ती है। पाकिस्तान लगातार कश्मीर मुद्दे को उठाकर अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति पाना चाहता है, लेकिन अब अधिकांश देश भारत के साथ खड़े हैं क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद पनपता है। इसके अलावा भारत का इजराइल के साथ बढ़ता सहयोग भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रक्षा, कृषि, साइबर सुरक्षा और तकनीकी के क्षेत्र में भारत इजराइल साझेदारी मजबूत हो रही है। जब दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक समान रुख अपनाते हैं तो यह वैश्विक राजनीति में एक संदेश देता है कि भारत और इजराइल एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार है। स्टूडेंट्स को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बयानबाजी का भी बड़ा महत्व है। जब भारत पाकिस्तान को टेरर स्पॉन्सर स्टेट के रूप में पेश करता है तो इसका असर न केवल संयुक्त राष्ट्र में बल्कि द्विपक्षीय संबंधों और वैश्विक मीडिया पर भी पड़ता है। यह भारत की नेम एंड शेम पॉलिसी का हिस्सा है।
इसके अलावा यह भी समझना जरूरी है कि पाकिस्तान आर्थिक संकट से गुजर रहा है और आईएमएफ से लगातार बेल आउट पैकेज ले रहा है। भारत के बयान में इस बात का उल्लेख करना इसीलिए जरूरी था ताकि यह दुनिया को दिखाया जा सके कि पाकिस्तान अपनी आर्थिक नीतियों में कितना ज़्यादा कमज़ोर है और इसके बावजूद वह आतंकवाद को बढ़ावा देने पर पैसा खर्च करता है। स्टूडेंट्स को इस पूरे घटनाक्रम से कई तरह के सबक मिल सकते हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका और वहां होने वाली बहस को समझना। दूसरा, भारत की विदेश नीति का अध्ययन करना और यह जानना कि वह किस तरह बदल रही है। तीसरा, यह समझना कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों की छवि बनती है। चौथा, यह सीखना कि किसी भी देश के लिए आर्थिक मजबूती और आंतरिक स्थिरता कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस तरह के विश्लेषण यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के जीएस पेपर या इंटरव्यू में बहुत काम आते हैं। जब आपसे पूछा जाता है कि भारत की विदेश नीति में क्या बदलाव आए हैं या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका क्या है, तो आप ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि वैश्विक राजनीति में केवल भावनाओं से काम नहीं चलता, बल्कि तथ्यों और आंकड़ों से अपनी बात रखनी होती है। भारत ने पाकिस्तान को जो जवाब दिया उसमें तथ्यों का इस्तेमाल किया गया, जैसे आईएमएफ से लिए गए कर्ज, आतंकवाद के ठिकाने, मानवाधिकार उल्लंघन आदि। इस तरह के तथ्य किसी भी देश को, इसमें भी थोड़ा काट देना, इस तरह के तथ्य किसी भी देश के तर्क को मजबूत बनाते हैं। यह घटना स्टूडेंट्स को प्रेरित कर सकती है कि वे अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर नजर रखें, उनका गहन अध्ययन करें। आज की दुनिया में केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि वैश्विक दृष्टिकोण भी जरूरी है, क्योंकि वैश्वीकरण के दौर में एक देश की नीति का असर पूरे देशों पर भी पड़ता है। इस तरह भारत और इजराइल का पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र में कड़ा रुख लेना केवल 3 देशों का मामला नहीं है, बल्कि यह बड़े भू राजनीतिक समीकरण का हिस्सा है, जिसमें अमेरिका, चीन, रूस जैसे देश भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। अंत में यह कहा जा सकता है कि स्टूडेंट्स के लिए इस तरह की खबरें केवल सामान्य ज्ञान का हिस्सा नहीं है, बल्कि इनके जरिए वे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, कूटनीति, सुरक्षा अध्ययन और अर्थव्यवस्था जैसे विषयों की गहरी समझ विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि भारत और इजराइल का पाकिस्तान को इतना सबक, दोबारा लिखने से है, क्या आपको लगता है कि भारत और इजराइल का पाकिस्तान को इतना सख्त जवाब देना सही कदम है? क्या पाकिस्तान को अपने घर के हालात सुधारने चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर की बात जारी रखनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपकी सोच ही हमारी अगली चर्चा का दिशा तय करेगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता हूं मैं दोबारा एक नए अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।